नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। 14 अगस्त 2024 की आज तारीख है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2024 के पेपर चल रहे हैं, तो षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले जो पेपर था वो साइड में आई बटन पिछला वाला पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपका है कि मनुष्य के भाव और विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो भाव भंगिमाओं के द्वारा, संकेतों के द्वारा, वाणी के द्वारा, तो सभी के द्वारा होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न आपका है, इनमें से कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा जो है वो नहीं है। तो पुंडरीक, जलज, जलज और सरोज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, परंतु जो पयोद है ये आपका पर्यायवाची कमल का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका मेघ यानी कि बादल के पर्यायवाची में जो है वो आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। अगला है, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमुक्षु आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं ऑप्शन, तो ये मुमुक्षु नहीं होगा, मुमुर्सु यहाँ पर जो है वो सही होगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो मुमुर्सु होता है। अगला, अनौपचारिक स्थल कौन सा है? तो डाकघर, बैंक, विद्यालय। क्लियर समझ में आ रहा है कि ये सब औपचारिक स्थल होते हैं, यहाँ पर जाकर के आप एक औपचारिकता को कंप्लीट करते हैं। तो घर यहाँ पर जो है ये अनौपचारिक स्थल में आएगा, बाकी सभी जो है वो औपचारिक में आ जाएंगे। पांचवा बहुविकल्पी इनमें से मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम हिंदी का विराम चिन्ह है, जो कि आप देखेंगे भी संस्कृत में आपको पूर्ण विराम लगता हुआ कहीं देखने को नहीं मिलता है, उससे भी आप पहचान सकते हैं। बाकी पूर्ण विराम सही होगा। अच्छा, इस चीज को भी समझिएगा कि जैसे अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, हंस पद जो है, इनका जो सीन होता है ये अन्य भाषाओं से लिए गए विराम चिन्ह होते हैं। तो इनका यूज तो हिंदी में किया जाता है, लेकिन हिंदी के मूल विराम चिन्ह में नहीं आते हैं, क्योंकि प्रश्न में मूलतः ही पूछा गया था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मसी कागज कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो ये जो पंक्ति है आपकी, ये कबीरदास जी की पंक्तियों या कबीरदास जी के बारे में कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि मैंने कभी कलम और कागज नहीं पकड़ा। फिर भी सोचिए कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। तो ये आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द कहते हैं जब वो शब्द जो वो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना एक शब्द होता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो व्यक्तिगत शब्दों के अर्थ से अलग हो जाता है। जिसमें हम जितने भी बहुब्रीहि समास वाले होते हैं ना, सब योग रूढ़ में रखते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश जी, तो ये सब आपके किस में आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो कई बार बताया है तत्सम में सा आता है, उससे आप पहचान सकते हैं। ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत या अन्य भाषाओं से मूल रूप से हिंदी में आए हैं, जिसका अर्थ और रूप लगभग समान होता है। और एग्जाम्पल भी तत्सम कोई भी लिख सकते थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। तो मूल्यांकन के उपकरण में आप बहुत से लिख सकते हैं, जैसे प्रश्नावली तैयार करते हैं तो वो उसमें आ जाती है, साक्षात्कार वगैरह लेते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, जांच सूची हो गया, या अवलोकन करते हैं, या फिर सर्वेक्षण के अलावा निष्कर्ष निकालते हैं, मूल्यांकन प्रपत्र निकालते हैं। तो ये सब क्या है? मूल्यांकन के उपकरण ही तो हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं चार तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिए। तो तत्सम शब्द कोई भी लिख सकते हैं, जैसे देव तत्सम शब्द है, देवता तद्भव रूप है। ऐसे ही कोई भी चार आप लिख सकते थे, तो कोई बाउंडेशन नहीं थी। अगला है, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है जागरूक होना, समझ आना या ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट हैं, जिसमें तो वैसे ही सब थ्योरी बेस्ड है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, इसमें आप लिख सकते हैं इनका जन्म 1880 में हुआ, लमही नामक स्थान था। स्टार्टिंग इन्होंने किया था उर्दू विषय से, लेकिन बाद में हिंदी में भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। महान कहानीकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे। इनकी रचनाएं आप लिख सकते हैं, गोदान है, बादल है, इस तरीके से जो फेमस फेमस है वो लिख सकते हैं। निधन लिख सकते थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है, स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र लेखन में आपका जो अपने विचारों को आप लिखते हैं ना, कोई बाउंडेशन नहीं होती, नहीं, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी जो भी व्यक्तिगत अपने अनुभव किए उनको व्यक्त करना, सामाजिक राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर विचार रखना, ये सारी चीज़ें आपकी स्वतंत्र लेखन में ही तो आती हैं। अगला है आपका कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रिया जो किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं, उसके कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्रिया किसी को काम करने के लिए मोटिवेट के जैसे कह सकते हैं करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में चलो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब जिस क्रिया से किस इस बात का हमें पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी कार्य उसी काम को किसी अन्य से करवाने के लिए प्रेरित करता है, उसे भी प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
अब जैसे आपने देखा होगा, कन्वर्ट करने को बहुत पूछा जाता है। जैसे बोलना है तो उसको अगर हम बदलेंगे इसी प्रेरणार्थक क्रिया में तो क्या हो जाएगा, बुलवाना। पढ़ना है तो पढ़वाना हो जाता है, खाना है तो खिलवाना हो जाता है। ऐसे करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। भाषा में मुहावरों की प्रयोग संबंधी जो सार्थकता है उस पर एक इस शायद संक्षिप्त लिखा हुआ है, संक्षिप्त नोट लिखिए, उदाहरण भी लिखिए। तो मुहावरे तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक। ये प्रीवियस ईयर से ही आपका रख दिया है। औपचारिक में जहाँ पर संगठन लिखित होते हैं, अनौपचारिक में अलिखित होते हैं, औपचारिक में जो पद सोपान है उसका सिद्धांत देखने को मिलता है, अनौपचारिक में नहीं होता है। इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट जो आपको याद है। और ये भी कह सकते हैं जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका जो उद्देश्य होता है सामान्य और आदर्शात्मक के तौर पर होता है, जबकि जो आपका अनौपचारिक होता है उसका उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट या समयानुसार होता है। तो ये सारे पॉइंट प्रीवियस ईयर में ये दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। अब मूल्यांकन की उपयोगिता में ढेर सारी उपयोगिताएं आ जाती हैं, जैसे छात्रों की आपको प्रगति का मूल्यांकन करना हो, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना हो, या फिर छात्रों को प्रेरित करना है, या फिर शिक्षकों की प्रभावशीलता का आकलन करना है आपको, या कमजोरियों का पता लगाना है, या फिर शिक्षक जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना है। तो ये सब पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। लघु में तो वैसे पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बहुविकल्पी 5 में से कितने सही रहे उसका स्कोर भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो लास्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अब उच्चारणोगत अशुद्धियों के लेकर के अगर हम बात करें तो जैसे व्युत्पत्ति अशुद्धि हो जाती है, मतलब शब्दों के अर्थ और उच्चारण के अनुसार जो अशुद्धि है वो उसमें आ जाती है। शब्दों की अशुद्धि हो जाती है उच्चारण और लेखन में, जैसे नहीं अशुद्धि है। वाक्य की अशुद्धि हो जाती है, उच्चारण की अशुद्धि है, लेखन अशुद्धि है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी है, संबंध, मतलब बहुत टाइप के लिख सकते हैं। वही वहाँ पर रीजन पूछा गया है, तो रीजन में आप भय लिख सकते हैं, संकोच लिख सकते हैं। बहुत लोग शीघ्रता से, वो भी पॉइंट में आता है। तो ये जो वाग इंद्रियां होती है उनमें भी तो विकार आपका इसी के रीजन में ही आता है। जैसे किसी के कंठ, तालु, होठ, दांत आदि अंगों में किसी प्रकार का दोष है, या उच्चारण का सही से ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, बहुत से पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल पेपर के सॉल्यूशन में। अगला पेपर है संस्कृत का सॉल्यूशन देखेंगे। अभी के अपडेट वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी पहले से ही पड़ी हुई हैं, मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो से लेकर के एमसीक्यू या वन लाइन है, तो सारी चीज़ें। तो और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।